क्या है कि बार और बेंच जो मिलकर काम करते हैं, बेंच जो है वो जजेस साइड है, बार जो है वो एडवोकेट्स साइड है। तो यहाँ पर ये है कि एडमिनिस्टर कैसे होता है लॉ, कौन से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिस पे लॉ का जो अस्तित्व है या लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं, लॉ के जो प्रोविजंस हैं, वो किस पर बेस्ड हैं। दैट्स ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। सो हम लोग उसको चैप्टर वाइज लॉन्ग पढ़ने के बजाय क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो इजी हो जाएगा और एक ही एक टॉपिक बोरिंग नहीं लगेगा। अलग अलग टॉपिक क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। सो डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है? अब जस्टिस तो का मतलब न्याय है, बट नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि किसी जो किसी ने कुछ किया नहीं है, कोई निर्दोष है, अगर द पर्सन हु हैज़ नॉट डन एनीथिंग, तो वो कन्विक्ट नहीं होना चाहिए, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब हमारा जो भारत का न्याय का सिस्टम है, जस्टिस का सिस्टम है, उसमें ऐसा है कि जो जब तक साबित नहीं हो जाता पूरी तरह से, तब तक उसको आप सज़ा नहीं दो। और जो कोई बंदा है, किसी गुनहगार जिसने गुनाह नहीं किया है, उसको तो किसी भी हालत में सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब अननेसेसरीली किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के किसी को सज़ा मिल जाना, ये सबसे गलत बात है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट नेचुरल जस्टिस, कि फेयर प्ले होना चाहिए। मतलब जो जस्टिस है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सुनने की। अगर कोई एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर सकता है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको एडवोकेट मिलता है। इवन कोई अगर बहुत बड़े से बड़ा हीनियस क्राइम भी होता है, उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है सुनने की। अगर कोई बोल भी देगा कि हाँ, अगर वो खुद भी बोल रहा है कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, तो भी उसकी जांच पड़ताल होती है। ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया कि हाँ मैंने खून किया है। हो सकता है वो किसी को बचाने के लिए बोल रहा हो, उसके किसी फैमिली मेम्बर ने खून किया हो और वो खुद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हो। तो किसी भी सिचुएशन में जो पर्सन जिसने गुनाह नहीं किया है, उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। चाहे गुनहगार को हो ना हो, वो अलग बात है, वो होनी चाहिए ऑब्वियसली, बट उस डिले होता है, इसी वजह से डिले होता है कि कहीं किसी भी इनोसेंट इंसान को जो है वो पनिशमेंट ना हो। सो द टर्म नेचुरल जस्टिस रेफर्स टू बेसिक फेयर प्ले इन एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वाजी जुडिशियल एंड जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। जो जजेस जब डिसीजन ले रहे होते हैं, तो डिसीजन ले रहे होते हैं तब वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट का बहुत ध्यान रखते हैं। दे टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव, क्वाजी जुडिशियल। मतलब जो क्वाजी जुडिशियल मतलब वो जो जुडिशियल जैसी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आर्बिट्रेटर्स, तो वो जुडिशियल नहीं है, वो जजेस नहीं है, बट जजेस जैसा ही काम कर रहे हैं। तो क्वाजी जुडिशियल या जुडिशियल डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीजन जहाँ आपको डिसीजन देना है, जस्टिस देना है, न्याय देना है, तो वहाँ नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है। इट एम्बडीज द आइडिया दैट नो पर्सन should suffer in person, property or reputation without being a fair opportunity to defend themselves। तो उनको अपने आप को डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो ही किसी भी इंसान को उसको सुनने का मौका मिलना चाहिए, उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए। अदरवाइज़ किसी को सुनने का मौका ही नहीं दिया, बस सबूत मिल गए, सब मिल गए, चलो इसको सज़ा दे दो। तो अगर बाद में पता चलता है कि वो इंसान तो गुनहगार नहीं था, वो इनोसेंट था, तो उसकी रेप्यूटेशन की भरपाई कैसे होगी? उसकी फॉर एग्जांपल उसकी प्रॉपर्टी, उसका खुद का पर्सन, वो जो उसने सफ़र किया होगा फिज़िकली या मेंटली, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? इसीलिए जो है वो सब लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहते हो, आप अपने आप को डिफेंड करो, कैसे भी डिफेंड करो, अपने लिए सबूत लेके आओ। आपको चांस दिया जाता है कि यू डिफेंड योर सेल्फ, भले ही वो कितना भी हीनियस क्राइम हो। डिफेंड की स्टेटमेंट तो सबसे ली जाती है कि आपको अपनी सफाई में क्या बोलना है। सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि किसी भी बेगुनाह को जो है वो
उसकी प्रॉपर्टी, उसका पर्सन या उसकी रेपुटेशन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. इट इज़ नॉट कोडिफाइड इन एनी स्टैट्यूट बट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉमन लॉ. ऐसा ये कहीं कोड, कोई इसका सेक्शन, इसका कोई कोड नहीं है नेचुरल जस्टिस का, बट कोई भी जो भी न्याय के जो भी बचाने वाले हैं, जो भी न्याय को देने वाले हैं, दैट दोज आर जजेस. तो जो भी जजेस है, रेस्पेक्टेड जजेस हैं, तो वो लोग इस प्रिंसिपल को अपने आप में जो है वो फॉलो करते हैं, इनकलकेट करते हैं, इवन इफ इट इज़ नॉट देयर इन एनी कोड, इज़ डीपली एम्बेडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू. पर ये कैसे समझ में आता है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि सबको राइट टू लाइफ है, सबको डिग्निटी से जीने का हक है, सबको जो है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 311, ये सब इन बारे में बातें करते हैं कि ये जो भी सब चीज़ें हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देख के पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हाँ, नेचुरल जस्टिस के बारे में कहीं ना कहीं तो दिया हुआ है, बट भारतीय न्याय संहिता कहीं भी ऐसा कोड नहीं है नेचुरल जस्टिस के बारे में. सो आर्टिकल्स 14, 21 और 311 इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि कोई भी जो बेगुनाह है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसको अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एंश्योर फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, रीजनेबलनेस एंड absence ऑफ बायस इन डिसीजन मेकिंग. तो जब कोई भी जजमेंट देते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं, तो नेचुरल जस्टिस को इतना महत्व इसलिए दिया है ताकि जो भी वो डिसीजन दें वो फेयर हो, मतलब वो अनफेयर ना हो, वो जो है वो सही हो, जस्ट हो वो, और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो रीज़न के साथ देते हैं जजमेंट. कोई भी, अगर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े केसेस के जजमेंट पढ़ेंगे तो वो जजमेंट जो होता है वो 500-600 पेजेस का भी होता है कभी कभी. तो उसमें वो उसकी क्लैरिटी देते हैं कि क्यों उन्होंने ये जो सेक्शन लगाया, क्यों उन्होंने ये डिसीजन दिया. डिसीजन तो छोटा ही होता है, जजमेंट तो छोटा ही होता है कि 7 साल की सज़ा मिल गई, बट 7 साल की सज़ा क्यों मिली, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को उन्होंने रेफ़र किया है, कौन से भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस को उन्होंने रेफ़र किया है, कौन से प्रीवियस केस लॉज को उन्होंने रेफ़र किया है, कौन से प्रेसिडेंट्स को उन्होंने रेफ़र किया है, ये सारी चीज़ें मिलकर एक जजमेंट बनती है. तो जो जजमेंट बन रही होती है वो नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड होनी चाहिए, उसमें रीज़नेबलनेस होनी चाहिए, आपके पास रीज़नेबल रीज़न होना चाहिए. अगर आप किसी को सज़ा दे रहे हो और किसी को सज़ा नहीं दे रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो वो नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड होना चाहिए. किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और गुनहगार जब तक साबित नहीं हो रहा तब तक तो वो बेगुनाह ही है. तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग में बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए. नेचुरल जस्टिस एक्ट्स एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिटरी, अनजस्ट एंड कैप्रिक्यूअस एक्शंस ऑफ अथॉरिटीज़. तो अथॉरिटीज़ अपनी कैप्रिक्यूअस, अपनी मनमानी ना करें, या फिर कोई अनजस्ट डिसीजन ना लें, या फिर अपना आर्बिटरी पावर यूज़ करके ये सब ना करें. इसीलिए नेचुरल जस्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि नेचुरल जस्टिस कहीं भी कोई सेक्शन में नहीं दिया है, बट वो समझ में आता है जब हम आर्टिकल 14, 21 और 311 पढ़ते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है. तो अगर डिग्निटी से के साथ किसी इंसान को जीना है तो ऑब्वियसली बिना कारण अगर उस पर इल्ज़ाम लगा लेंगे तो वो गलत होगा, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा. इट एंश्योर्स दैट डिसीशंस आर मेड बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस, नॉट ऑन विम्स. तो जो भी कोई डिसीशन है वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही डिसीशन दिया जाता है, और कोई विम्स पे नहीं है. विम्स का मतलब ये है कि डिज़ायर या अपना अनुमान लगाना, अपने हिसाब से इच्छा हुई चलो कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो वैसा नहीं होता है. वो ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद, नेचुरल जस्टिस उसको जो है वो अप्लाई करने के बाद, इनकलकेट करके ही जो है वो डिसीशन देते हैं, कोई भी बेंच होगा वो. इट स्ट्रेंथन्स पब्लिक कॉन्फिडेंस. तो
अगर नेचुरल जस्टिस है तो ही तो लोगों का कॉन्फिडेंस है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्शन लेगी वो सही होगा. इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, स्पेशली इन डिसिप्लिनरी, एडजुडिकेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स. तो ये जो भी किसी भी तरह के प्रोसीडिंग्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग कोई भी तरह के हो सकते हैं, कोर्ट में किसी भी तरह का केस आ सकता है, सिविल आ सकता है, मॉनेटरी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, या फिर क्राइम रिलेटेड हो सकता है. तो कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स है, कहीं भी एडजुडिकेटिव पावर है, तो वो इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. मेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड. इसको ऑडी अल्टरम पार्टम भी बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि हर इंसान को सुना जाएगा, उसकी भी बात रख, वो उसको हक है अपनी बात रखने का. ऐसा नहीं कि सारे सबूत मिल गए एक ही बार में, एक ही बार आ गए और उसने बता दिया कि चलो इसने चोरी किया, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, सीसीटीवी कैमरा के सब है, भले ही सारे सबूत होंगे, फिर भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने बारे में अपने आप को डिफेंड करे. तो दैट इज़ कॉल्ड ऑडी अल्टेरम पार्टम. मतलब उसको हक है कि उसकी बात सुनी जाए, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड उसको दी जाती है और यही उसका हक है, राइट टू बी हर्ड. मतलब अदर साइड का भी सुनो, ऐसे नहीं उसके ऊपर जो भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो उसका सुनो ही नहीं. तो दोनों साइड को सुनना है, कोई भी साइड हो, दोनों तरफ के लोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. ये नेचुरल जस्टिस का पहला प्रिंसिपल है. सो अ पार्टी, और इसका इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल तो है ही ऑब्वियसली, राइट टू बी हर्ड, बट इसका सबसे मेन पार्ट ये है कि नोटिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी केस में किसी ने किसी के ऊपर केस कर दिया कि इसने, ये बंदा जो है वो मेरा 10,000 रुपये खा गया है, या किसी ने ऐसा केस कर लिया, किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर लिया कि जो उसके हस्बैंड है और उसकी फैमिली जो है वो उसके ऊपर क्रुएलिटी करती है. तो ऐसे केस में डायरेक्ट जाके उसको अरेस्ट नहीं करेंगे अनलेस वो बहुत हीनियस क्राइम है. अगर वो बहुत ऐसा क्राइम है जहाँ पे अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है, तो अलग बात है. अदरवाइज जनरल केसेस में उसको पहले नोटिस दिया जाता है. कोर्ट पहले प्रॉपर नोटिस देती है कि तुम अपने आप, उसको बोलेंगे शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस भी बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको नोटिस भी बोल सकते हैं. तो नोटिस मिलेगा उसको कि तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने हिसाब से सफाई दो. अगर तुमने 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, जो भी टाइम होगा उतने टाइम के अंदर अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो हम जो है वो नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं. तो यहाँ पर नोटिस जो है वो उसका पहला स्टेप है. क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड की बात कर रहे हो तो डायरेक्ट कोर्ट में आके उसको सुनना ज़रूरी नहीं है, उसके पहले उसकी बात सुनो, उसको नोटिस भेजो. हो सकता है वो बोले कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मैं तो इंडिया में था ही नहीं, तो कोई भी रीज़न हो सकता है. सो अ पार्टी मस्ट रिसीव अ प्रॉपर, क्लियर एंड सफिशेंट नोटिस ऑफ द केस अगेंस्ट दैम. अगर किसी के अगेंस्ट कोई भी केस होता है तो सबसे पहले उसको नोटिस मिलता है. नोटिस में होगा कि कौन से चार्जेस उस पर लगाए गए हैं, अंडर विच सेक्शंस, अंडर व्हाट प्रोविजंस, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ हियरिंग. उसमें होगा कि आप इसका राइटिंग में जवाब दो. अगर वो केस वैसा है, फॉर एग्जांपल वो कोई इनकम टैक्स रिलेटेड है, जीएसटी रिलेटेड है, कोई और रिफंड रिलेटेड है, कोई और पेनल्टी रिलेटेड है, तो उसको नॉर्मल नोटिस आएगा और उसको एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी. और एक्सप्लेनेशन अगर मांगी जा रही है उसके साथ साथ ये भी होगा कि आप आइए, पर्सनल हियरिंग आपको देते हैं, जिसको पीएच बोलते हैं जनरल भाषा में, कि आपको पीएच मिलेगा, आप आइए और हम आपको सुनेंगे. मतलब यहाँ पे आ गया राइट टू बी हर्ड. तो उसको मौका मिलता है कि वो आके कोर्ट में या कोई भी ऑफिस जहाँ से भी नोटिस आया है, इनकम टैक्स से आया है, जीएसटी से आया है, और किसी भी लोक अदालत से, कहीं भी कहीं से भी अगर नोटिस आया है, तो आपको नोटिस आया है, आपको बताया जाता है कि आप पे ये चार्जेस लगाए गए हैं, आप इसका राइटिंग में जवाब दीजिए, या तो फिर जवाब भी दीजिए एंड आप आके मिलिए भी हमसे.
उनको डेट और टाइम दिया जाता है, इस ऑफिस में इतने बजे। आजकल तो ऑनलाइन भी ये होता है, राइट टू बी हर्ड जो है वो ऑनलाइन भी होता है। उनको ऑनलाइन मीटिंग का जूम लिंक या गूगल मीट लिंक दिया जाता है कि इतने बजे आप ऑनलाइन जो है अपने आप को प्रेजेंट करिए, और आपका जो भी केस है उसका, आपका जो भी हियरिंग है वो उसका ऑनलाइन हो जाता है। मतलब उसको मौका मिलता है कि वो अपने बारे में सफाई दे। तो उसमें वेन्यू ऑफ हियरिंग भी होता है। अगर वो ऑफलाइन है, सामने सामने अगर हियरिंग होनी है, तो बता रहा जाता है कि इस ऑफिस में रूम नंबर इतने में आ जाओ, इस कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो वॉट एवर कोर्ट में, वहाँ पर आ जाओ। और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो भी उसमें नोटिस में होना ज़रूरी है। अगर आप नहीं आए, अगर आपने इस लेटर को सीरियसली नहीं लिया, अगर आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो क्या हो सकता है, तो वो उसमें दिया होता है कि आपको इतने दिन में राइटिंग में एप्लीकेशन देना है, राइटिंग में इसका जवाब देना है, या तो फिर आप इतने पैसे भर दो, या तो फिर आप राइटिंग में जवाब दो, या तो फिर आप ओरली आके सबमिट करो, पीएच ले लो। कभी कभी ये होता है कि सिर्फ नोटिस आ जाता है और उसमें ये होता है कि आप इतने पैसे भर दो, आप पे ये सेक्शन लगा हुआ है, तो ऐसा कर दो। फिर आप रिप्लाई में लिखते हो कि मुझे राइट टू बी हर्ड मिलना चाहिए, हमको नेचुरल जस्टिस के हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सुनने की, तो आप हमें सुनने का मौका दो, मुझे आप पीएच का डेट दो। फिर आपको लेटर आता है कि ये पीएच का डेट है, इतने डेट को इतने बजे और इतने टाइम पे आपको आना है, ये जगह पे आना है। तो वो हो जाएगा सेकंड स्टेप। तो कभी कभी ये एक ही स्टेप में हो जाता है, कभी दो स्टेप में हो जाता है, बट नोटिस जो है वो फर्स्ट स्टेप है अगर हम ऑडी अल्टेरम पार्टम की बात कर रहे हैं, मतलब राइट टू बी हर्ड की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको अपने आप को डिफेंड करने का एक मौका मिल रहा है। मौका मिल रहा है थ्रू डॉक्यूमेंट्स, मौका मिल रहा है थ्रू विटनेस, मौका मिल रहा है थ्रू कोई भी, उसके पास अगर कोई भी प्रूफ है जिससे वो बता सकता है कि मैंने ये नहीं किया है, या ये जो जो भी मुझ पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो गलत है, या फिर ये भी आके बोल सकता है हाँ मैंने किया है बट क्यों किया है। तो वॉट एवर जो भी कुछ है उसको जो है वो आके उस पीएच में बताना है। राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। ये राइट है किसका, जिसका इफ डिसीजन इज बेस्ड ऑन विटनेस, फॉर एग्जांपल अगर ये विटनेस पे बेस्ड है, मतलब ऐसा डिसीजन है कि वो बोल रहे हैं कि उसके पास डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है, वीडियो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है, तो विटनेस पे ही डिपेंड करता है। तो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं, हमने बहुत बार हिंदी मूवीज़ में देखा होता है कि अगर विटनेस किसी एक साइड का होता है, अक्यूज्ड साइड का होता है, तो भी सामने वाला एडवोकेट भी उसको एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन करता है। मतलब दोनों साइड के लोगों को हक है कि उससे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो इफ द डिसीजन इज बेस्ड ऑन विटनेस टेस्टिमनी, द पर्सन मस्ट हैव द राइट टू क्रॉस एग्जामिन। तो उसको क्रॉस एग्जामिन का हक है, मतलब ऐसे नहीं बोलेगा कि ये तो मेरा विटनेस है, तुम इससे बात नहीं कर सकते, तो दोनों उससे बात कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। एंड डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, अगर उसे एविडेंस देने हैं अपने आप के बचाव में, राइट टू बी हर्ड के हिसाब से अगर उसको एविडेंस देने हैं, तो वो एविडेंस जो है वो दे सकता है। जो भी होगा, रिपोर्ट्स होगा, एविडेंस जो होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, रिकॉर्डेड कॉपीज़ हो सकती है, सीडीज़ हो सकती है, किसी भी मतलब सॉफ्ट भी हो सकती है कॉपी, हार्ड कॉपी भी हो सकती है। तो जो भी होगा, एविडेंस रिलाइड अपॉन मस्ट बी शेयर्ड विद द अफेक्टेड पार्टी। तो जो भी एविडेंस दे रहे हैं वो दोनों पार्टीज देखती है, ऐसा नहीं है कि सीधा जज को दे दिया, उसको सामने वाले को पता ही नहीं है कि क्या एविडेंस दिया है, तो दोनों को वो एविडेंस देना पड़ता है आपको। उसके बाद पर्सनल हियरिंग, ऑब्वियसली फिर उसके बाद आती है पर्सनल हियरिंग की बारी, जब उनको सामने आके अपने आप को प्रेजेंट करना है, बोलना है, जो भी उनको बात करनी है, अपनी बात रखनी है, वो करते हैं। ये हर केस में मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है पेपर वर्क से ही काम हो जाए, हर केस में तो पीएच नहीं करेंगे, लाखों केसेस हैं, हर केस में पर्सनल हियरिंग करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट ही जो है वो सबमिट करने से हो जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स के केसेस हैं अगर, तो वो तो सिर्फ आपसे डॉक्यूमेंट ही मांगते हैं
कि आपने ये जो बिल है वो किसको रेज़ किया था, उसका बिल जो है वो उसका कॉपी हमको भेजो, ये अमाउंट आपको रिसीव हुआ है कि नहीं उसका कॉपी हमको भेजो, आपने कैसे इतना टैक्स कैलकुलेट कर लिया, वो जो है वो कौन से सेक्शन के अंडर किया है, या आपको जो हमने रिफंड दिया था उसका इंटरेस्ट भरना चाहिए, आपने भरा है तो उसका डॉक्यूमेंट का प्रूफ भेजो। तो यहाँ पे पीएच की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, लेटर में लिख के भेजोगे, उतना आपका काम हो जाएगा। तो पर्सनल हियरिंग जो है वो हर केस में मैंडेटरी नहीं है, बट रिक्वायर्ड व्हेन द ऑर्डर हैज़ सीवियर सिविल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर उस ऑर्डर के साथ ऐसा हो सकता है कि उसको जेल जाना पड़ सकता है, उसको लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर उसको 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर उसको हैवी पेनल्टीज लग सकती है। तो जो केसेस सीवियर होते हैं वो केसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होने के चांसेस होते हैं, ऐसे केसेस में पर्सनल हियरिंग होती है। छोटे मोटे केसों में पर्सनल हियरिंग नहीं भी होती है। तो ये देर आर डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, जहाँ पे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस है वहाँ पे पर्सनल हियरिंग की ज़रूरत होती है। जो समझाया नहीं जा सकता राइटिंग में वो पर्सनली आके बोलेगा, जो बहुत सारी चीज़ें होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, डिस्प्यूटेड होता है मैटर, वहाँ पर पर्सनल हियरिंग हमेशा होती है, बट वो मैंडेटरी नहीं है कि हर केस में हो। और लीगल रिप्रेजेंटेशन मतलब अब आप तो प्रेजेंट नहीं कर पाओगे खुद को कोर्ट में, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अगर ये हम बात करें कि ये मैटर जो है वो सिस्टैट रिलेटेड है, वो भी कोर्ट होती है, तो अगर वो सेंट्रल एक्साइज या कोई इनकम टैक्स या किसी जीएसटी रिलेटेड मैटर में है, तो एक आम इंसान जाके पीएच में नहीं अटेंड कर सकता, तो वो ऑथोराइज करेगा अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अपने किसी एडवोकेट को, या अपने किसी भी क्वालिफाइड बंदे को कि आप मेरे बिहाफ पे जाओ और वहाँ पे पर्सनल हियरिंग अटेंड करो। सिमिलरली जनरल केसेस में आम इंसान जो होते हैं वो एडवोकेट्स को असाइन करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, वकालतनामा बनाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे जाके कोर्ट में पर्सनल, भले वो भी आएगा क्योंकि उसको बुलाया है कोर्ट ने, बट उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? जो लीगली ट्रेन्ड पर्सन होगा, जनरल केसेस में एडवोकेट्स। तो ये जो है नॉट एन एब्सोल्यूट राइट बट कैन बी अलाउड इफ ऑपोजिट पार्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय लीगली ट्रेन पर्सन। तो अलाउ कर सकते हैं कि ऑपोजिट पार्टी भी अपने लीगली ट्रेन पर्सन को लेके आ सकती है। अब स्पीकिंग ऑर्डर, द अथॉरिटी मस्ट गिव रीजन्ड डिसीजन एक्सप्लेनिंग द ग्राउंड्स, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स आर इनवैलिड। तो उनको हमेशा जो ऑर्डर देने हैं, अथॉरिटी जो है वो जो भी डिसीजन देती है उसके साथ में रीज़न देती है। तो उनको ग्राउंड बताना है कि ये डिसीजन कौन से ग्राउंड पे दिया है, ये डिसीजन कौन से बेसिस पे दिया है, तो उनको रीजनिंग देनी होती है। जो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स होते हैं जिन पे वो लोग रीजनिंग नहीं दे सकते हैं, तो वो इनवैलिड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। फर्स्ट पॉइंट वॉज राइट टू बी हर्ड, सेकेंड पॉइंट है रूल अगेंस्ट बाइस। बाइस्डनेस मतलब कि भेदभाव नहीं होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जज अपना केस खुद नहीं जज करेगा। अगर किसी केस में जज के घर वाले हैं, या जज का भाई है, जज की बेटी है, जज की मदर है, डॉटर है, कोई भी है, तो वैसे केसेस में बाइस्डनेस होने के चांसेस हैं। वो हो सकता है कि अपने डॉटर के फेवर में जो है वो केस प्रेजेंट करे। तो रूल अगेंस्ट बाइस का मतलब, इसका प्रोवर्ब ये है कि नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। अपने खुद के कॉज के लिए वो खुद जज नहीं बन सकता है। तो इसको बोलेंगे नेमो जोडेक्स इन कॉजा सुआ। इसका मतलब नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। अपने खुद के कॉज में वो खुद जज नहीं बन सकता है। पर्पस इसका ये है कि बाइस्डनेस ना हो, मतलब भेदभाव ना हो केसेस में। तो कौन से तरह के बाइस हो सकते हैं, ये बेसिकली ये देखते हैं कि पार्शियलिटी नहीं हो। तो एंश्योर्स इम्पार्शियलिटी इन डिसीजन मेकिंग, के भेदभाव ना हो, पार्शियलिटी ना हो। टाइप्स ऑफ बाइस कौन से हो सकते हैं? एक तो पिक्यूनरी बाइस हो सकता है कि किसी का अगर फिनेंशियल इंटरेस्ट है खुद का ही, कोई अगर केस ऐसा है जहाँ पर खुद का ही फिनेंशियल इंटरेस्ट है उस केस में, तो वैसे केस में डिसीजन मेकर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर मेरा खुद का इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर्टी का, कोई पैसों का मामला है जहाँ पर वो जो पैसे हैं अगर
केस कोई सामने वाला बंदा जीत जाता है तो वो अल्टीमेटली वो पैसे मेरे घर में किसी को मिल सकते हैं, मेरे हस्बैंड को मिल सकते हैं, मेरे देवर को मिल सकते हैं, किसी को भी मिल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी, क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। तो इसको बोलेंगे पिक्यूनरी बायस। अगर पिक्यूनरी बायसनेस है, अगर लगता है कि ये केस में मैं पार्शियलिटी कर सकती हूँ, मैं पार्शियलिटी होने की चांसेस हो सकते हैं, तो वैसे केसेस में वो डिसीजन मेकर डिस्क्वालीफाई हो सकता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट होगा पर्सनल बायस। अगर पर्सनल एनिमी है, उन लोगों में एनिमिटी है, पर्सनल फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप में भी मेरा झुकाव हो सकता है मेरे फ्रेंड्स के साथ, और एनिमिटी है, इसलिए जजेस जो होते हैं वो ज़्यादा बात भी नहीं करते लोगों से, क्योंकि अगर किसी ने ये प्रूव किया कि ये तो इसके साथ बाहर घूम रहा था, ये उसका फ्रेंड है, तो उसका क्लोज रिलेशनशिप है, उसकी हॉस्टिलिटी है, कोई भी तरह का पर्सनल रिलेशनशिप है, तो वैसे केसेस में पर्सनल बायस जो होगा वो अलाउड नहीं है, वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अगेन, नेचुरल जस्टिस की बात कहीं भी कोडिफाइड नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। तो पर्सनल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। कहीं किसी की पर्सनल दुश्मनी है तो ऑब्वियसली मेरी किसी के साथ दुश्मनी है और मैं जज हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि उसको उसके फेवर में ना आए केस। अगर ऐसा कोई जज होगा, तो जनरली ऐसा होता नहीं है, तो फिर भी ये देखा जाता है कि पर्सनल बायसनेस ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। सब्जेक्ट मैटर वाइज है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रायर इन्वॉल्वमेंट है किसी का, एजुकेटर का, तो वैसे केसेस में भी उसके डिसीजन मेकर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, और वो जज जो है उस केस का जज नहीं होता, कोई और जज उस केस को हैंडल करता है। कॉमन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हो सकता है डिपार्टमेंटल और इंस्टीट्यूशनल बायस। तो अगर ये आपस में डिपार्टमेंट का केस है, किसी का डिपार्टमेंट का खुद का डिपार्टमेंट का बायसनेस होने का चांसेस है, तो वैसे केस, फॉर एग्जांपल कस्टम वाले हैं तो वो कस्टम वाले एक दूसरे को फेवर करेंगे, जीएसटी वाले हैं वो एक दूसरे को फेवर करेंगे, तो ऐसे केसेस में कोई अगर जज है वो रिटायर्ड जीएसटी का प्रिंसिपल है, कमिश्नर है, तो वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड, डिपार्टमेंट रिलेटेड बायसनेस दिखती है तो वो भी मिनिमाइज होना चाहिए। ऑफिशियल बायस्ड है, व्हेन ऑफिशियल्स हैव प्री-कंसीव्ड नोशंस, डिसीशंस मस्ट स्टिल मेंटेन फेयरनेस। अगर उनको पहले से भी पता है, ऑफिशियल बायस है ये, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पहले से पता होता है कि इसका डिसीजन तो यही आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट्स। बहुत सारे पहले केस हो चुके हैं, उनको पता है ऐसे केसेस में तो यही डिसीजन देना है, तो ऐसे केसेस में भी उनको मेंटेन करनी पड़ती है फेयरनेस, के जस्ट हो, अनजस्ट ना हो। एंड कोर्ट्स, उसके बाद होता है रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस टेस्ट। रियल लाइकलीहुड ऑफ बायस टेस्ट कब होती है? जब कोर्ट्स एग्जामिन वेदर अ रीजनेबल पर्सन वुड थिंक लाइक अ लाइकलीहुड ऑफ बायस। तो वो रीजनेबल पर्सन उस भेदभाव को, इम्पार्शलिटी को कितना समझ पाता है। ऑब्वियसली जब जजेस का कोई एग्ज़ाम दे रहा होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि आप जो है वो एग्जामिन करती है कोर्ट कि वो जो रीजनेबल पर्सन है वो बायसनेस को कितना सीवियरली ले रहा है। केसेस ऑफ मैंडेटरी डिस्क्वालिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो मैंडेटरीली, कंपल्सरीली डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, वो डिसीजन नहीं दे सकते। अगर प्रूव हो जाता है कि बायसनेस है, किसी भी तरह का बायसनेस हो सकता है, पेक्यूनरी हो सकता है, मतलब फिनेंस रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्सनल बेसिस पे हो सकता है, पर्सनल एनिमी, पर्सनल फ्रेंड, पर्सनल रिलेशन, उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मैटर में इसका इंटरेस्ट है, डिपार्टमेंट रिलेटेड बायसनेस हो सकती है, ऑफिशियल रिलेटेड बायसनेस हो सकती है। कोई भी तरह की बायसनेस अगर प्रूव होती है तो जो भी डिसीजन दिया गया है वो वॉइड हो जाता है, खारिज हो जाता है, अगर बायसनेस बाद में प्रूव होती है तो मतलब उस केस के लिए वो मैंडेटरी डिस्क्वालीफाई हो गया पर्टिकुलर केस के लिए, और वो डिसीजन भी वॉइड हो जाता है। थर्ड पॉइंट है रीजन डिसीजन, दैट इज स्पीकिंग ऑर्डर। तो कंसिडरिंग एन एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, अब नेचुरल जस्टिस के दो पॉइंट्स तो हमने देखे, एक तो राइट टू बी हर्ड और एक बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा है रीजनड डिसीजन, जो भी डिसीजन दे रहे हैं वो रीज़न के साथ हो,
उसके साथ उसका रीज़न हो, क्यों ये डिसीजन दिया, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ऑन व्हाट प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन को तो हार्म नहीं पहुंचा है आपके डिसीजन देने में। हो सकता है डिसीजन अभी ऑब्वियसली हर बार अगर ये सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म तो नहीं पहुंचा है डिसीजन देने में, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल तो ये भी बोलता है राइट टू फ्रीडम, तो किसी को जेल में डाल ही नहीं सकते। तो वहाँ पर रीजनेबल बैलेंस्ड चीज़ों को देखना पड़ता है। वहाँ पर वो फाइट नहीं कर सकता कि नहीं राइट टू फ्रीडम है, आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते, तो वैसे तो होगा नहीं। ऐसे केसेस में या फिर ये भी हो सकता है कि लोग बोलेंगे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट ये है कि हमारी प्राइवेसी हमारे पास हो, हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस कोई ना पढ़े, ये सब भी राइट है, ये तो फंडामेंटल राइट है सबका। लेकिन कोर्ट में तो चीज़ें आएंगी ऐसी जो आपकी प्राइवेट चीज़ें हो सकती है, आपका व्हाट्सएप का चैट हो सकता है, वो वहाँ से भी लेकर आ जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग भी लेके आ जाएंगे। तब आप कोर्ट को नहीं बोल सकते हो कि मेरा कॉल रिकॉर्डिंग क्यों दिया, मेरी फिर चैट्स क्यों पढ़ी आपने। तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की ये चीज़ नहीं आएगी, वहाँ पर वो बैलेंस्ड डिसीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा कि उनको कहाँ तालमेल रखना है, कहाँ रीजनिंग देनी है कि ठीक है ये तो है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, बट यहाँ पर अगर उसने गलती की है, वो प्रूव हुआ है, तो जो प्रोविजंस है बीएनएस में, सीआरपीसी में, जहाँ पर भी जो भी एप्लीकेबल लॉज है, वो उसके हिसाब से जो सज़ा होगी वो तो उनको मिलेगी। तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। द अथॉरिटी मस्ट स्टेट फैक्ट्स। अथॉरिटी भी फैक्ट बताएगी पहले, जो डिसीजन देती है उसमें ऐसा नहीं कि एक लाइन में दे दिया चलो हो गया 3 साल की सज़ा। तो उसको पहले तो फैक्ट बताने पड़ेंगे, इस पार्टी ने केस डाला, ये डिफेंडेंट है, ये रेस्पोंडेंट है, उसको नोटिस गया, उसने ये अपॉर्चुनिटी टू हर्ट उसको मिला, उसने ये जवाब दिया, उसने ये स्टेटमेंट दिया, वो आके उसने ये बताया, फिर उसने वकालतनामा बनाया, फिर उसने अपना एडवोकेट अपॉइंट किया, फिर उसका एडवोकेट ये था, फिर उसने आके हियरिंग अटेंड की, उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ विटनेस का, फिर एविडेंसेस क्या क्या थे, एंड देन उसके हिसाब से क्या क्या रीजंस थे, और लॉजिकल कंक्लूजन क्या आया कौन से प्रोविजंस के हिसाब से। तो इससे पता चलता है कि ट्रांसपेरेंसी है, मतलब नेचुरल जस्टिस सर्व हो रहा है, फेयरनेस है, एनेबल इफेक्टिव जुडिशियल रिव्यू। ये सब नेचुरल जस्टिस के ही पार्ट है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, राइट टू बी हर्ड, बाइस्ड डिसीजन नहीं होने चाहिए, और डिसीजन जो है वो रीजनड होना चाहिए। पूरा पर्पस यही है कि जो भी कोई बेगुनाह है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका पर्सनल उसको नुकसान हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, उसको फिजिकल मेंटल लॉस हो सकता है, उसके अलावा उसकी रेप्यूटेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो वहाँ वो भी उसका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब हमेशा नेचुरल जस्टिस को पकड़ के नहीं रखा जा सकता। अगर कहीं टेररिज्म हो, वहाँ पर तो उसको नहीं बोलेंगे कि भैया आओ तुम, और अपने, ठीक है उसको भी सफाई देने का हक होगा, लेकिन उसको नोटिस नहीं भेजेंगे। वहाँ नेचुरल जस्टिस कहीं कहीं स्टैच्यूटरी एक्सक्लूजन हो जाता है, जो बहुत रेयर केसेस में होगा। तो जब लॉ आपको बोलता है कि यहाँ पे ये सब जो है वो नहीं देखना है, तो कहीं कहीं नेचुरल जस्टिस के भी एक्सेप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, जहाँ पे लॉ बोल रहा है, स्टैट्यूट बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि यहाँ पे नेचुरल जस्टिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर एग्जाम्पल में होगा, बट होता है। उसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशंस में, अगर इमरजेंसी है, पब्लिक सेफ्टी की बात है, कहीं प्रिवेंशन है, किसी ने बॉम्ब प्लांट किया है, तो ऐसे केसेस में उसको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, ये नोटिस वोटिस नहीं देंगी, तो ऑब्वियसली हीनियस क्राइम होंगे तो उसको डायरेक्टली जो है वो अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में नेचुरल जस्टिस की बात नहीं आएगी। कॉन्फिडेंशियल मैटर्स भी हो सकते हैं लोगों के, या मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, या जहाँ पे टेररिज्म होगा, या RNAW का कुछ होगा, तो ऐसे केसेस में नेचुरल सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कुछ होगा, तो वैसे केसेस में भी नेचुरल जस्टिस को एक्सेप्शंस दिया जाएगा, वहाँ पे नेचुरल जस्टिस की बात नहीं की जाएगी। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, तो इम्प्रैक्टिस जो चीज़ें होगी जो प्रैक्टिकल नहीं है, वैसी चीज़ें भी ऑब्वियसली नेचुरल जस्टिस के लिए एक्सेप्शन है। जो प्रैक्टिकल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अगर भारत देश के पैसे लेके दूसरे कंट्री में भाग गया है, तो वहाँ पे नेचुरल जस्टिस की बात नहीं आएगी। इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो। लेजिस्लेटिव एक्शन, अगर कोई लेजिस्लेशन खुद एक्शन ले रहा है तो उनको पर्सनल हियरिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आगे बढ़ सकते हैं
तो ये एक्सेप्शन है टू नेचुरल जस्टिस। उसके बाद एकेडमिक एवेल्युएशन, कोर्ट्स अवॉइड इंटरफियरिंग इन एकेडमिक असेसमेंट अनलेस मॉडिफाइड। तो कोर्ट्स जनरली अगर एकेडमिक पढ़ाई से रिलेटेड इवैल्यूएशन है तो उसमें कोर्ट्स ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती है। अगर वो एकदम मैलिफाइड है, मतलब वहाँ पे चीटिंग हुई है, जैसे कि पेपर लीक वगैरह हुआ था नीट का, ऐसे सब, तो ऐसी सिचुएशंस में जो है वो कोर्ट एकेडमिक इवैल्यूएशन में इंटरफियर करती है, अदरवाइज कोर्ट इंटरफियर नहीं करती है। इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया तो क्या होगा? अगर जजेस ने नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया, अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के किसी भी बंदे ने नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया, वायलेट किया, तो क्या होगा? द ऑर्डर बिकम्स वॉइड, इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबल। तो वो तो जो भी ऑर्डर मिला हुआ है, अगर प्रूव हो गया कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, बाइस्ड डिसीजन लिया हुआ है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सुनने की, ये वो कुछ भी, अगर कहीं भी बाद में भी प्रूव होता है तो वो जो ऑर्डर होगा वो वॉइड माना जाएगा, खारिज हो जाएगा, इलीगल माना जाएगा और एनफोर्स भी नहीं होगा। कोर्ट क्या करेंगी? उस ऑर्डर को बाजू में रख देंगी, सेट असाइड द ऑर्डर, रिमांड द मैटर बैक फॉर फ्रेश हियरिंग। उसके बाद उसकी फिर से हियरिंग होगी क्योंकि नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो हुआ था। डायरेक्ट रीइंस्टेटमेंट इन सर्विस मैटर, अगर सर्विस मैटर है तो वापस उसको रीइंस्टेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और फिर पता चला कि यहाँ पे इस केस में उसको सुना भी नहीं किसी ने, डायरेक्ट उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, तो यहाँ पे वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया। तो सबसे पहले तो उसका जो भी लाइसेंस है उसको रीइंस्टेट करेंगे, उसको वापस एक्टिवेट कर लेंगे। तो ऐसे केसेस में सर्विस मैटर्स हैं या कोई और चीज़ें हैं तो नेचुरल जस्टिस अगर वायलेट होता है तो उसको करेक्ट किया जाता है, उसकी फिर से हियरिंग होती है अगर ज़रूरत पड़े तो। अब कब बोला जाएगा कि नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ है? जब आर्टिकल 14 कोई तोड़ता है, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी, सबको इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। फिर राइट टू लाइफ एंड फेयर प्रोसीजर, 21 आर्टिकल ये बोलता है कि राइट टू लाइफ एंड फेयर प्रोसीजर आपको फॉलो होना चाहिए, डिग्निटी से के साथ रहना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिकल 21 में है, और अगर ये फॉलो नहीं हुई तो नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है इसका मतलब। अब रिलेवेंट केस लॉस कौन से हैं कि ये मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, जिसमें आर्टिकल 21 का स्कोप ही चेंज हो गया था, मतलब एक्सटेंड हो गया था, जिसमें ये भी चीज़ ऐड हुई थी। आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ ये भी ऐड हो गई 1978 में इस केस के बाद कि फेयरनेस असेंशियल इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं तो उसमें फेयरनेस होना चाहिए, ये भी हर इंसान का, इंडियन सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है। ए क्राइपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1969 का, उसके भी पहले का केस है। उसमें क्या हाईलाइट हुआ था? ड्रू द लाइन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल एक्शंस, नेचुरल जस्टिस अप्लाइज टू बोथ। क्वाजी जुडिशियल एक्शन मतलब जुडिशियल जैसे एक्शंस। अब कैसा होता है कि जुडिशियल जैसे एक्शंस मतलब आप ये समझ लीजिए कि आर्बिटरी है या लोक अदालत है, या लोक अदालत तो है ही वैसे जुडिशियल, या फिर कोई इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, कस्टम्स के कमिश्नर है, तो वो भी क्वाजी जुडिशियल एक्शंस ही है उनके। तो वो भले ही वो कोर्ट नहीं है बट क्वाजी जुडिशियल एक्शन ही माने जाते हैं, बट दोनों ही केसेस पे नेचुरल जस्टिस अप्लाई होगी। वो कहाँ से भी डिसीजन आ रहा है, कहीं किसी भी कोर्ट से आ रहा है, कोई भी तरह का केस है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल सब पे ही लागू होगा, ये इस केस में हाईलाइट हुआ था। उसके बाद है रिच वर्सेस बार्डविन, तो री एनफोर्स्ड नेसेसिटी ऑफ फेयर हियरिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, इसमें ज़रूरत, इस चीज़ की ज़रूरत को हाईलाइट किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में फेयर हियरिंग होनी चाहिए, दोनों तरफ की हियरिंग होनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द स्कोप एंड रीज़न फॉर ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो स्कोप क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ग्रोथ का, एंड रीज़न क्या है, क्यों इतना ग्रोथ हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है? पहले तो कि वो सारी चीज़ें जो लॉ को एडमिनिस्टर करती है, जो लॉ को मैनेज करती है, संभालती है, जो लॉ के बारे में बताती भी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रेफर्स टू बॉडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स
procedures that regulate the functioning, powers and actions of administrative authorities. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो यही है कि जिसमें रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर है। पहले तो रूल होते हैं, फिर प्रिंसिपल होता है, उसमें प्रोसीजर भी है। वो क्या करता है, ये रूल प्रिंसिपल प्रोसीजर क्या करते हैं, फंक्शन के लिए बताते हैं कि क्या कैसे फंक्शन करेगी जो पूरा जुडिशल पावर का जो सब कुछ है, एडवोकेट्स, ये वो, गुनहगार, जजेस वजेस, सब कुछ, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो है उनका फंक्शन क्या है, पावर क्या है, एक्शन क्या है, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या फंक्शन करने हैं, उनको उनको क्या पावर दिए गए हैं और क्या एक्शन वो ले सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिंपल है, उसमें क्या है, रूल, प्रिंसिपल और प्रोसीजर। क्या बताते हैं वो कि कैसे फंक्शन करेगी, क्या पावर है और क्या एक्शन है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का। तो सिंपल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेफिनेशन या मीनिंग जो भी बोले। इट एंश्योर्स दैट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज डू नॉट एक्ट आर्बिटरीली, वो अपनी मनमानी से काम नहीं करेंगे, वो लॉ के लिमिट्स में रह के काम करेंगे और लोगों की जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यही देखता है कि वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे, वो नेचुरल जस्टिस से काम करेंगे, लॉ के कायदे, लॉ के दायरे में रह के काम करेंगे, लॉ के लिमिट्स में रह के काम करेंगे। सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम है, फंक्शन है, पावर है, और अपने पावर को अब्यूज़ भी नहीं करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। विद द इंक्रीजिंग फंक्शंस ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ emerged as one of the most dynamic branches of modern legal systems। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो अभी क्योंकि स्टेट के फंक्शंस, स्टेट मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट, राज्य की बात नहीं चल रही यहाँ पे, स्टेट इन द सेंस जो पूरा हमारा कंट्री है। तो वहाँ पर अभी जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट उभर के आया है एज ऑफ नाउ, आज की तारीख की अगर हम बात करें तो, क्योंकि वो सब कुछ बताता है। वो बताता है कि क्या रूल्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या प्रोसीजर है, जो लोग बनाते हैं, जो लोग चला रहे हैं, जो अथॉरिटी है, उनके पावर्स क्या हैं, उनके एक्शंस क्या होंगे और उनको फंक्शन कैसे करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज ऑफ डायनामिक ब्रांच है, एक अलग ब्रांच है जो अभी बहुत ज़्यादा ये है, ज़रूरी है ये एज ऑन टुडे। स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक तो रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अगर ये पहला लाइन बरोबर पढ़ लिया ना हमने कि ये एडमिनिस्ट्रेशन लॉ रेफर्स टू बॉडी ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स दैट रेगुलेट फंक्शन, पावर्स एंड एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो इसमें ही एक्चुअली पूरा आंसर छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ये रेगुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की बात कर रहा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंट्रोल करता है एक्सरसाइज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जो डेलीगेट लेजिस्लेशन है उनकी ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये कंट्रोल करता है कि उनके पास क्या क्या काम करना है, व्हाट दे आर सपोज टू एक्सरसाइज। तो एंड क्वेजी जुडिशियल पावर्स भी क्या होंगे। क्वेजी जुडिशियल मतलब जो खुद एक्चुअल में कोर्ट नहीं है बट जजेस जैसा ही है, क्वेजी जुडिशियल है, लाइक दी जुडिशियल। तो जुडिशियल लाइक जो चीज़ें हैं, जो डीम्ड जुडिशियल चीज़ें हैं, उनके पावर्स क्या होंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन क्या होगा। डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है कि फाइनल डिसीजन जो होता है वो उसका है, एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनल, एडमिनिस्ट्रेटिव का फाइनल डिसीजन है। वो अगर सेटिस्फाइड है तो उसको लगता है ये सही है तो वो सही है, उसको लगता है वो गलत है तो गलत है, ये उसका डिस्क्रिशन है। बट ये डिस्क्रिशन आता कहाँ से है, डिस्क्रिशन आता है लॉ को अप्लाई करने के बाद। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उसको मन में लगेगा कि नहीं ये इंसान गलत है तो उसको साइकोलॉजिकली उसको देख के हाव भाव लग रहा है कि ये गलत है, तो सिर्फ उस पर डिसीजन नहीं होगा। इनफैक्ट उस पर डिसीजन होगा ही नहीं। डिसीजन होगा कि क्या प्रोविजंस है, क्या रूल्स है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या सबूत है, क्या रीजनिंग है, डिसीजन ऐसा क्यों लिया गया। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। भले ही हम डिस्क्रिशन बोल देते हैं कि ऑफिसर का डिस्क्रिशन, जज का डिस्क्रिशन है, जज के ऊपर है वो क्या करेगा, बट जज जो है उसका डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स होंगे कि वो एक्ट फेयरली,
रीजनेबली एंड विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी। उसको अपनी अथॉरिटी में रह के ही काम करना है, अपनी अथॉरिटी के बाहर नहीं करेगा, रीजनेबली काम करेगा और फेयरली काम करेगा। अनजस्ट जो होगा वो नहीं होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये तो हमने रेगुलेशन देखा। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का? कोर्ट एग्जामिन करेगी लीगैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन थ्रू जुडिशियल रिव्यू। अब हमेशा क्या होता है, जो भी जजमेंट दिए जाते हैं उसके बाद उसका रिव्यू भी होता है। ऐसा नहीं है कि जजमेंट आ गई बस ख़त्म हो गया, केस बुक बंद हो गई, अभी कोई नहीं खोलेगा। सारे केसेस, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन केसेस हुए हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिए हैं, उसको जुडिशियल रिव्यू करता है। उसको जजेस रिव्यू करते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो कोर्ट जो है वो एग्जामिन करते हैं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ने जो डिसीजन लिए हैं उनका रिव्यू होता है, उनकी वापस से जांच होती है, रिव्यू होता है। तो कौन से ग्राउंड्स पे वो रिव्यू करते हैं? एक तो इलीगैलिटी हुई है या नहीं, इर्रेशनलिटी हुई है या नहीं। इर्रेशनलिटी मतलब, रैशनल मतलब प्रॉपर होना चाहिए, बोलते हैं ना कि रैशनली ये सही है, तो इर्रेशनल है, जो अनजस्ट है, उस पे उस ग्राउंड पे जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। प्रोसीजरल इम्प्रॉपरिटी, कहीं पे प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं किया, उनको लग रहा है कि एफआईआर लिखनी चाहिए थी, नहीं लिखी है, कहीं तो उनको कुछ भी लग रहा है कि प्रोसीजर में कुछ भी मिसिंग है, तो वहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू उस ग्राउंड पे कर सकती है। प्रोपोर्शनैलिटी, उनको लग रहा है कि ये प्रपोर्शन अलग है बहुत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रेशोज़ हैं, जो प्रपोर्शन है जनरल केसेस में और उस केस में अगर कुछ अलग होगा तो उस पे भी वो उस ग्राउंड पे भी जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। अब हर केस का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, जहाँ पे लगता है कि इलीगैलिटी है, इरैशनलिटी है या प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है, प्रपोर्शंस अलग दिख रहे हैं, कुछ हटके दिख रहा है, और ऐसा उनको लग रहा है कि एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़। तो ये क्यों होता है? बेसिकली जो जुडिशियल रिव्यू है ये इंश्योर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ भी अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं समझे कि वो मेन है, उनको कोई देखेगा नहीं, उन्होंने जो डिसीजन दिए हैं वो फाइनल है, ऐसा नहीं होगा। जो भी उन्होंने डिसीजन दिए हैं वो भी रिव्यू होंगे। उसके बाद है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो गवर्न करता है एक्सटेंड ऑफ डेलीगेशन, कि किसको डेलीगेशन दिया गया है, किसको वो चीज़ दी गई है, किसको वो अथॉरिटी दी गई है। द कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो पार्लियामेंट्री एंड जुडिशली रिव्यू, यहाँ तो पार्लियामेंट्री भी रिव्यू होती है और जुडिशली रिव्यू भी होती है ऑफ रूल्स मेड बाय एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव हमको पता है कि 3 होते हैं पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशल एंड, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो जो रूल बनाता है उन रूल्स का पार्लियामेंट भी रिव्यू करती है एंड जुडिशल भी रिव्यू करती है कि उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं वो सही है या नहीं है। इट एंश्योर्स द एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवर स्टेप इट्स पावर। तो एग्जीक्यूटिव अपने पावर के ऊपर तो नहीं जा रहा है, ओवर स्टेप तो नहीं कर रहा है, जो उसको पावर्स दिए हैं उसके लिमिट में ही वो काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रिजॉल्व करता है अगर कोई डिस्प्यूट हो। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन मतलब, एक तो हमने देखा कि एक तो कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे क्रिमिनल केसेस होंगे, सिविल केसेस होंगे, ये सब होंगे, बट एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन कौन से डिस्प्यूट को सॉल्व करता है? जैसे कि सर्विस मैटर्स, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जो हमने ट्रेड यूनियंस वगैरह के केसेस देखे थे वैसे सब। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन में आता है। And administrative law lays down safeguards and procedures for these adjudicatory bodies। तो administrative law में एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के बारे में भी रूल्स हैं कि कस्टम्स के केसेस हैं, टैक्सेशन है, इंपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंडस्ट्री के रिलेशन है, ट्रेड यूनियन का कुछ मामला है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कुछ मामला है, सर्विस टैक्स मैटर्स है, कोई और मैटर है ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में होता है, तो उसके सारे लॉज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिसाइड करता है और वो ये ऐसे बनाता है कि वो सेफ गार्ड करे प्रोसीजर्स को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेटरी बॉडीज़ है वो भी जो है वो काम उनका प्रॉपर हो। फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी नेचुरल जस्टिस की बात होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी रूल ऑफ लॉ की बात होती है। कोई भी
किसी भी इंसान को हार्म नहीं किया जा सकता विदाउट लीगल अथॉरिटी, और लीगल अथॉरिटी भी उसको हार्म ऐसे ही नहीं कर सकते, वहाँ पर भी नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो होगा। हमने पहले ही देख लिया पहले क्वेश्चन में कि नेचुरल जस्टिस का रूल जो है वो सब पे होगा। जो क्वेसी जुडिशल है, क्वेसी जुडिशल मतलब ये सब टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये सब चीज़ों पर, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उन पर भी एप्लीकेबल होगा नेचुरल जस्टिस। तो अथॉरिटीज मस्ट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कोर्ट्स इंसिस्ट ऑन फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली अनबाइस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए, फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी हो। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिकॉग्नाइज करता है वेरियस कंट्रोल्स ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। पहला तो जुडिशियल कंट्रोल होगा। जुडिशियल कंट्रोल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिसीजन लिए हैं, ऐसा मत समझो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जो कायदा या जो डिसीजन लगाया, जो कायदे वायदे लगाए, जो डिसीजन लगाया, जो प्रोविज़न लगाया, वो फाइनल हो गया, आप कुछ नहीं होगा। किसी ने सपोज पैसे खिला भी लिए और गलत काम कर भी लिया, उनके डिसीजन भी रिव्यू होंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी उनके जो भी जजमेंट होंगे उसको। तो ये अंडर आर्टिकल 32, 136, 226 और 227 होता है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल, तो पार्लियामेंट भी कोई डेलीगेट लेजिस्लेशन को असाइन करके ये चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। कंट्रोल मैकेनिज्म है बेसिकली ये, कि उनके ऊपर भी कोई है, ऐसा मत समझो कि वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो बजटरी कंट्रोल भी होता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है, जहाँ पे इंटरनल डिपार्टमेंट चेक्स भी होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है कि कमिश्नर के नीचे डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उसके नीचे कौन है, तो वो सारी जो हायरार्की होती है उस हिसाब से सबके ऊपर कोई ना कोई है ही जो उनके डिसीशंस को कंट्रोल करता है, चेक कर सकता है। फिर लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की लाइबिलिटी क्या होगी? कि टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट है, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है, दोनों तरह की लाइबिलिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अगर बात करें तो वो स्टेट की लाइबिलिटी है कि कहीं भी कोई भी ऐसा यहाँ पे स्टेट अगेन एज अ होल, इट्स नॉट अबाउट ओनली पर्टिकुलर के ये स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट की बात चल रही है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो डील करता है कि टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट क्या है? स्टेट की खुद की लाइबिलिटी है कि वो अपनी जो उसको जो जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है उस जुरिस्डिक्शन में काम करे। उसके अलावा उसका कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है कि कहाँ किसके साथ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे उन लोगों को टेंडर्स देने होते हैं, तो वो जो है वो स्टेट को देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं। विकैरियस लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी लाइबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि उनको सारे पावर्स दिए हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी भी लाइबिलिटीज़ होती है। एंश्योर्स दैट द स्टेट इज़ अकाउंटेबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है, अभी स्टेट खुद तो कुछ करेगी नहीं, तो अगर उनके ऑफिसर्स ने कुछ किया है तो उसके लिए स्टेट रेस्पॉन्सिबल है, जो भी उनके ऊपर की अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इनकम टैक्स ऑफिसर से ने कुछ रॉन्ग किया है तो उसका जो हेड होगा वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। उसके फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रॉन्ग कर रहा है तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, तो इसे विकेरियस लाइबिलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा था। तो वो जो है वो ऐसा माना जाएगा कि अगर उसके ऑफिशियल ने कोई काम किया तो उसका जो हेड होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद है लोकपाल, लोक आयुक्त, ये सब भी हमने किया नहीं है, बट इसको डिटेल में हम आगे करेंगे कि जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, मतलब ग्रीवेंसेस की बात चल रही है यहाँ पे। अगर किसी को कंप्लेन करनी है, ग्रीवेंसेस करना है, रिड्रेस, उनकी कंप्लेंट्स का रिड्रेसल, उनका समाधान जो होगा वहाँ के लिए जो है वो लोक आयुक्त, लोकपाल, ऐसा सब बनाया जाता है। उसके बाद पब्लिक कॉरपोरेशंस होगी, जैसे कि LIC, ये पब्लिक कॉरपोरेशंस है क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो करती है। जैसे कि LIC है, ये आइसोलेटेड काम करती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो आइसोलेटेड काम करती है, अपने हिसाब से अलग से काम करती है, वो कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ना ही वो गवर्नमेंट की है। लेकिन
वो जो है वो ऐसी है जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है जिन पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं, ओएनजीसी है, इलेक्शन कमीशन है या एलआईसी है, ये अच्छे एग्जांपल्स हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के। ये भी काम ऐसे करते हैं जहाँ ट्रांसपेरेंसी होती है, अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। उसके बाद रीजंस